रिश्तेदारों से लिया है कैश तो हो जाइए सावधान। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अब नजर आप पर है। कभी भी इनकम टैक्स की नोटिस आप पर आ सकती है। 1 अप्रैल 2026 से कैश को लेकर नई लिमिट जारी करी गई है। सरकार ने नया एक्ट लागू कर दिया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। इसी के साथ इनकम टैक्स रूल 2026 ये भी आपके लिए 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, फिलहाल में ही अभी वेबसाइट में चेंज किया है, बदलाव किया है, जहां पर हमारा नया एक्ट और नए रूल जो है वो यहां पर अपडेट कर दिए गए हैं। यानी कि सरकार की मंशा सीधी है, नए एक्ट नए रूल लागू करने वाली है और इन एक्ट और रूल के अंदर आपकी नई कैश की लिमिट दी गई है। रिलेटिव के डेफिनेशन में भी थोड़ा सा बदलाव किया गया है, वो भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे सरकार द्वारा क्या कैश की लिमिट है। अगर आप अपने रिश्तेदार रिलेटिव चाहे आपके माता पिता से भी अगर आप कैश में ले रहे हैं, अपनी स्पाउस यानी अपनी वाइफ से ले रहे हैं या अपने भाई बहन से भी अगर आप कैश लेते हैं तो वहां पर रोक रखी गई है, रोक लगाई गई है कितना कैश में आप ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी नोटिस ना आए, यह जानना आपके लिए जरूरी है। कई लोगों ने गलतियां करी है जहां पर वो कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और उनको नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आ रही है और वहां पर 100% पेनल्टियां लगाई जा रही है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए कि रिश्तेदार से या नॉन रिलेटिव से अगर आप कैश में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो लिमिट इसके लिए क्या दी गई है नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और जानते हैं रिश्तेदारों से लिया कैश 100% इनकम टैक्स नोटिस, कैसे इस नोटिस से आपको बचना है आइए समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम टॉपिक बता देते हैं क्या क्या टॉपिक आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं ताकि एक ओवरव्यू आपको मिल जाए कि हम आज डिस्कस क्या करेंगे। ज्यादातर हम यही डिस्कस करेंगे कि कैश में लिमिट्स क्या क्या दी गई है, कहां कहां आपको रोका गया है, कहां कहां पेनल्टियां लगाई जाएगी, यह समझना जरूरी है। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे रिलेटिव का डेफिनेशन नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत क्या है। अच्छा, रिलेटिव तो है तो यहां पर कौन से हमारे नॉन रिलेटिव है ये भी हम जानेंगे। इसी के साथ सेक्शन 269 एसटी जो बदल गया है अब 186, इसके अंदर कैश लेने के लिए क्या लिमिट दी गई है और कैश डिपॉजिट अगर आप करते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर तो उसके लिए क्या नियम दिए गए हैं। गिफ्ट अगर आप टैक्सेबिलिटी की बात करें, अगर आप कैश या बैंक में गिफ्ट ले रहे हैं, चाहे वो आप रिलेटिव से ले रहे हैं नॉन रिलेटिव से ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या लिमिट दी गई है, कब आप पे टैक्सेबिलिटी आती है। अगर आपने कैश लोन ले लिया अपने रिश्तेदारों से या नॉन रिलेटिव से, चाहे आपने लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं या लोन पे कर रहे हैं या लोन ले रहे हैं, क्या कैश की लिमिट है वो भी जानेंगे। इसी के साथ फाइनली हम बता देंगे आपको कि क्या रिलेटिव और नॉन रिलेटिव को यहां पर कैश में ट्रांजैक्शन करना चाहिए। प्रॉपर सारी लिमिट डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। इनकम टैक्स नोटिस कब यहां पर डिपार्टमेंट इशू करती है, कौन से केस होते हैं जहां पर आपको पेनल्टियां लगाई जाती है। आइए समझते हैं एक एक करके सारे टॉपिक। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रिलेटिव का डेफिनेशन क्या कहता है, रिलेटिव के अंदर कौन कौन कवर है। मान के चले अगर मैं हूं तो मेरे रिलेटिव में कौन कौन कवर होता है। अच्छा, मैं एक यहां पर हस्बैंड समझ लो, मैं हस्बैंड हूं तो वाइफ जो है वो मेरी स्पाउस हो गई। तो यहां पर पति और पत्नी, पति यानी कि मैं, ठीक है, ये मैं हो गया मी, और पत्नी यानी मेरी स्पाउस है। तो हस्बैंड और वाइफ यहां पर अगर हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाइफ यहां पर कवर हो जाती है यानी उसकी स्पाउस कवर होती है। अच्छा, मेरे भाई बहन यानी मेरे ब्रदर सिस्टर, चाहे वो स्टेप हो या अडॉप्टेड हो, वो भी कवर होंगे। तो मेरी पत्नी आ गई और मेरे भाई बहन आ गए, वो भी कवर हो जाएंगे। अच्छा, मेरी पत्नी के जो भाई बहन है, साला है, साली है, देवर है, जेठ है, ननंद है, यानी मेरी पत्नी के जो रिलेटिव है, मेरी पत्नी के कौन रिलेटिव हो जाएंगे, देवर हो जाएगा, जेठ हो जाएगा, ननंद हो जाएगा। मेरा कौन रिलेटिव हो जाएगा, साला हो जाएगा, साली हो जाएंगे। तो ये भी यहां पर कवर कर जाते हैं। अच्छा, स्पाउस ऑफ ब्रदर सिस्टर ऑफ बोथ, चाहे मेरे भाई बहन के स्पाउस हो या मेरी पत्नी के स्पाउस हो, जैसे जेठ जेठानी, देवरानी, साले की पत्नी, साली की पत्नी यानी भाभी, ये सारे कवर हो जाएंगे। अच्छा, मेरे पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर ये भी यहां पर कवर होते हैं, जैसे कि मेरे मामा मामी, मौसा मौसी, चाचा चाची, बुआ फूफा, ये भी यहां पर आपके कवर कर जाएंगे। इसके अलावा मेरे पिता, मेरी माता, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स है, मेरे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, पर दादा दादी, पर नाना नानी, या फिर मेरे बच्चे, मेरा पुत्र या उसकी बहू,
मेरी पुत्री उसका दामाद, अच्छा मेरे पोते पर पोते हैं वो भी कवर करेंगे, पोता हो गया, पोती हो गई, और अगर मेरी लड़की के बच्चे हैं तो नाती या नातिन हो गए। अच्छा उनके भी अगर बच्चे हैं तो पर पोता, पर पोती और पर नाती, पर नातिन, ये सारे यहां पर कवर कर जाएंगे। ये सारे के सारे जो है वो रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर करते हैं। इसके अलावा अगर मेरी वाइफ है, मेरी स्पाउस है, उनके भी यहां पर ध्यान रखिएगा, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, यानी जो मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, यानी मेरी वाइफ के जो मम्मी पापा है वो भी कवर करेंगे, यानी मेरे सास ससुर आ गए। अच्छा उनके वाइफ के जो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है वो भी कवर करेंगे, यानी कि दादा दादी पत्नी के, और नाना नानी ये भी कवर करेंगे, और ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड मदर ये कवर करेंगे, परदादा दादी, पर नाना नानी। तो ये मेरी पत्नी के जो है वो ये भी कवर कर जाएंगे। तो मेरे ऊपर की 3 पीढ़ी कवर कर रही है और मेरे नीचे की 3 पीढ़ी कवर करी जाएगी। मेरी वाइफ के भी ऊपर की 3 पीढ़ी कवर करी जाएगी और नीचे की भी 3 पीढ़ी कवर करी जाएगी। अब एक नई चीज जो यहां पर डाली गई है वो है पैटर्नल रिलेटिव। जिस तरह फादर होते हैं तो उनके लिए पैटर्नल है, मदर है तो उनके लिए मैटरनल है। तो यहां पर जो भी रिलेटेड होंगे आपके फादर के साइड के, जैसे कि पिता हो गए, पिता के पिता यानी दादा हो गए, दादी हो गई, या आपके पिता के जो भाई है वो हो गए, या पिता की सिस्टर है, तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे पैटर्नल के केस में। और मैटरनल है तो मदर के केस में उनके जो भाई बहन है, उनके जो माता पिता है वो कवर हो जाते हैं। तो ये सारा रिलेटिव का वास्ट डेफिनेशन दिया गया है, जिसके अंदर ये 2 नए वर्ड ऐड किए, एक तो मैटरनल और एक पैटर्नल। अच्छा अगर कोई एचयूएफ है तो उस केस में क्या होगा, तो एचयूएफ के केस में जो भी करता है वो यहां पर रिलेटिव माना जाएगा। वाइफ हो गई कर्ता की, सन डॉटर हो गई। अच्छा उनका कोई ग्रैंड सन है, अगर आपका कोई ग्रैंड सन है वो आ जाएगा, ग्रैंड डॉटर है वो आ जाएगी। सन की अगर कोई वाइफ है या कोई भी पर्सन जो फैमिली में बर्थ हुआ है वो सारे एचयूएफ में कवर हो जाएंगे। तो एचयूएफ को भी अपने मेंबर से अगर गिफ्ट मिलती है तो वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट रहती है। इन रिलेटिव से, ये जो भी रिलेटिव है ये अगर मुझे गिफ्ट देते हैं, चाहे मेरी मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, स्पाउस के रिलेटिव हो गए, मेरे बच्चे हो गए, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड फादर हो गए, इनसे अगर मुझे गिफ्ट मिल रहा है मेरे लिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है। अच्छा अब बात करते हैं नॉन रिलेटिव की। तो नॉन रिलेटिव में कौन कौन निकल कर आता है, तो यहां पर अगर कोई कजिन से अगर आप ले रहे हैं, यानी कि आपके कजिन भाई और बहन है, तो ये आपके रिलेटिव में नहीं आएंगे, ये आपके नॉन रिलेटिव में आएंगे। आपकी फियांसी, अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो वो आपकी स्पाउस नहीं होगी, वो आपकी मंगेतर है, ये भी रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आएगी। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, प्रेमी है या प्रेमिका है, ये भी नहीं आते हैं। लिव इन में अगर आप रहते हैं तो लिव इन पार्टनर जो है वो रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आएगा। अच्छा आपके नेबर हो गए, पड़ोसी, ये भी नहीं आते। आपके कोई बिजनेस पार्टनर है, आपका एम्प्लॉयर है या कोई एम्प्लॉय है, या आपका कोई ग्राहक है, क्लाइंट है, आपके क्लोज दोस्त हो गए, फ्रेंड हो गए, बेस्ट फ्रेंड हो गए, या फिर कॉलेज के फ्रेंड हो गए, ऑफिस के फ्रेंड है, ये सभी रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। अच्छा कुछ खास यहां पर दिए गए, जैसे कि हमने बताया था कि जो सेल्फ है, स्पाउस है, यानी मेरे और मेरी पत्नी के जो भाई बहन है वो तो कवर करते हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो यहां पर कवर रिलेटिव में नहीं करेंगे, वो नॉन रिलेटिव में आएंगे। यानी कि मेरा जो भाई है, उनका जो लड़का है, लड़की है, वो रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। या जो मेरी वाइफ है, उनके जो भाई बहन है वो भी रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। अच्छा मेरे पेरेंट्स के जो ब्रदर सिस्टर है, उनके भी यहां पर जो बच्चे हैं वो रिलेटिव के डेफिनेशन में नहीं आएंगे। और मेरी जो स्पाउस है, उनके जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स आएंगे लेकिन उनके जो भाई बहन है वो नहीं आएंगे, और उन भाई बहन के जो बच्चे हैं वो भी नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा मेरी वाइफ के अलावा अगर कोई स्पाउस है, उसके फैमिली मेंबर नहीं आएंगे। जैसे कि मेरी बेटा है और मेरे बेटे की बहू है, तो बहू के जो फैमिली मेंबर्स है वो नहीं आएंगे। या मेरी बेटी है, मेरा दामाद हुआ, तो मेरे दामाद के तहत जो भी फैमिली मेंबर्स है वो नहीं आएंगे। दामाद आएगा, बहू आएगी, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स नहीं आएंगे। अच्छा कोई ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, खुद के हैं या स्पाउस के हैं, तो उनके भी भाई बहन नहीं आएंगे। मेरे माता पिता के भाई बहन आ सकते हैं, लेकिन मेरे दादा दादी के भाई बहन नहीं आएंगे। तो ये सभी लोग जो है वो नॉन रिलेटिव में कवर करते हैं। इनसे अगर आपने गिफ्ट लिया है तो ये आपका टैक्सेबल होता है, उसके लिए लिमिट दी गई है, आइए वो भी जानते हैं। अब आ जाते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि कैश रिस्ट्रिक्शन दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, एक्ट 2025, जिसमें लिमिट में भी बदलाव किया है। यानी कहने का मतलब यह है सेक्शन 269 एसटी पुराना था, अब हो गया आपका 186। इसमें कहा गया आप कैश रिसिप्ट जो है वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं ले सकते, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे वो नॉन रिलेटिव क्यों ना हो। 2 लाख रुपए से ज्यादा आप किसी से भी
कैश नहीं ले सकते, साफ मना किया गया है। तो अगर आपने रिलेटिव से भी लेना है कैश, 2 लाख के अंदर लेना है, नॉन रिलेटिव से भी लेना है तो 2 लाख से अंदर कैश लेना है। बैंक की बात नहीं हो रही, कैश की बात हो रही है यहाँ पे। तो नो पर्सन इज अलाउड टू रिसीव करना नहीं आपको 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश में। ध्यान रखिएगा यहां पर पर्सन पर डे, अच्छा 3 ट्रांजेक्शन है, ये 3 समझेंगे। पर पर्सन पर डे यानी एक दिन के अंदर एक पर्सन से आपको 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा नहीं लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए ने यहां पर 1.5 लाख रुपया मॉर्निंग में लिए हैं। मिस्टर ए ने 1.5 लाख रुपया किसी व्यक्ति से मॉर्निंग में लिए और 60,000 फिर ले लिए एक ही व्यक्ति से, तो यहां पर 2,10,000 रुपया हो गया, 2 लाख से ज्यादा क्रॉस हो गया, तो इस केस में यहां पर आपको पेनल्टी लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा 2 लाख से ज्यादा एक दिन के अंदर एक व्यक्ति से आपको नहीं लेना है। दूसरा यहां पर सिंगल ट्रांजैक्शन जो है वो भी यहां पर 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने अपनी बाइक बेची 2.5 लाख रुपए में, लेकिन एक दिन आपको मिल गया 1 लाख रुपया, अगले दिन आपने 1.5 लाख रुपए ले लिए, इसका मतलब है आपने 2 लाख से ज्यादा क्रॉस कर दिया है, ये अलाउ नहीं है, ये कैश में जो है वो आप नहीं ले सकते। सिंगल ट्रांजैक्शन भी यहां पर अलाउ नहीं है, पर डे पर पर्सन भी ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं होता है। अच्छा किसी इवेंट या ओकेशन पे आपको पैसा मिल गया, मान लीजिए आपने वेडिंग करवाई है, 80,000 रुपया एक दिन मिला है, फिर 70,000 दूसरे दिन मिल गया, 60,000 रुपया तीसरे दिन मिला। अच्छा एक ही तो इवेंट था, एक ही तो ओकेशन थी, मैरिज थी किसी की, वहां पर आपने वेडिंग प्लानिंग करवा दी और अलग अलग दिन पे अगर आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं कैश में, सभी को मिलाकर देखा जाएगा 2 लाख से ज्यादा है, ये आपका अलाउ नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा अगर आप अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, बैंक ट्रांसफर से, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से अगर आप करते हैं तो आपको अलाउ है, लेकिन अगर आपने कैश में लिया तो 100% फिर आपको यहां पर पेनल्टी लग सकती है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर पेनल्टी का प्रावधान है। अगर आपने 2 लाख से ज्यादा, मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए लिए, तो 100% पेनल्टी आपको यहां पर ये कैश की लग जाएगी। 5 लाख रुपए आपको सरकार को देने पड़ेंगे। अब टैक्सेबल है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पेनल्टी यहां पर आपको चुकानी पड़ सकती है। अच्छा किसको एग्जम्पशन है? गवर्नमेंट बैंक या कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये अगर ट्रांजैक्शन कर रही है कैश में 2 लाख से ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर सकती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और नियम दिया गया है, कैश डिपॉजिट आप कितना कर सकते हैं। पहला नियम क्या रोक दिया आपको कि रिलेटिव से 2 लाख से ज्यादा आपको नहीं लेना है। अब कई लोग क्या करेंगे कि 4-5 रिलेटिव से 2-2 लाख रुपए ले लेंगे और जाके बैंक में जमा कर देंगे। तो सरकार ने यहां पर भी आपको रोक दिया कि कैश डिपॉजिट आप सेविंग बैंक अकाउंट में जो है वो 10 लाख से ज्यादा पूरे साल में नहीं कर सकते। यानी कि आप यहां पर 10 लोगों से 2-2 लाख रुपए लेकर नहीं डाल सकते, क्योंकि 20 लाख हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं 10 लाख से क्रॉस हो गया तो इस केस में आपको नोटिस आ सकती है। कैश डिपॉजिट लिमिट यहां पर दी गई है 1 अप्रैल 2026 से, नई लिमिट है ये सभी सेविंग बैंक अकाउंट को मिलाकर, चाहे आपका एक अकाउंट हो या एक से ज्यादा अकाउंट है। यहां पर करंट अकाउंट, एफडी अकाउंट नहीं देखना है। अच्छा ये लिमिट पूरे साल की, एक फाइनेंशियल ईयर की है, यानी अप्रैल से लेकर आपके मार्च पीरियड तक की। पर पर्सन वाइज लिमिट है, यानी हर एक व्यक्ति के लिए लिमिट है, बैंक वाइज नहीं है। मान लीजिए 3 बैंक है, 1, 2, 3, आपने किसी में 5 डाला है, किसी में 8 डाला, किसी में 5 डाल दिया, तो ये टोटल आपने 18 लाख डाल दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर आपको नोटिस भेज देगा, क्योंकि टोटल सभी बैंकों को मिलाकर देखा जाता है। सिंगल पैसा डाल दिया यानी एक बार में आपने 10 लाख रुपए डाल दिए, या फिर एग्रीगेट यानी 2-2 लाख करके आपने 20 लाख रुपए डाल दिए, दोनों ही केस में आपको नोटिस जारी कर दी जाएगी। अच्छा यहां पर ध्यान रखिएगा जिसके पास पैन कार्ड है उसके लिए 10 लाख की लिमिट है, और पैन कार्ड नहीं है आधार कार्ड के बेसिस पर आपके लिए 5 लाख की लिमिट है। तो अगर आपने बैंक में पैन कार्ड जमा किया है तो 10 लाख के ऊपर अगर होगा क्रॉस तब आपकी रिपोर्टिंग होगी, लेकिन अगर पैन कार्ड नहीं है तो उस केस में 10 लाख से घट के ये लिमिट 5 लाख की कर दी जाएगी। तो आपने 8 लाख रुपए डाले हैं तो ये बैंक जो है वो आपकी रिपोर्ट कर देगा। हालांकि बैंक इंडिविजुअली यहां पर रिपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बैंक को पता नहीं है एक कस्टमर अपना दूसरे बैंक के अंदर कितना कैश डिपॉजिट कर रहा है, तो बैंक रिपोर्ट नहीं करती। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कभी भी चेक करता है बैंक स्टेटमेंट या बैंक आपकी देखता है, तो वो यहां पर क्यूमुलेटिव देखेगा कि आपने कितना कैश डिपॉजिट किया है। 10 लाख से ज्यादा है तो नोटिस आपको पक्की आनी है। अच्छा बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस आपकी रिपोर्ट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो यहां पर आपको रोक दिया कि आप बैंक में 10 लाख से ज्यादा एक साल में जमा नहीं कर सकते हैं। तो पहली लिमिट हमने बता दी 2 लाख की, दूसरी लिमिट बता दी 10 लाख की। आ जाते हैं अपने अगली पॉइंट पे। अच्छा अगला पॉइंट जो है वो बात करते हैं कैश या बैंक टैक्सेबल कब आपको होगा अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है रिलेटिव या नॉन रिलेटिव से, उसके लिए क्या लिमिट है। अच्छा कैश में पैसा मिल रहा है, बैंक के थ्रू मिल रहा है, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, पैसा अगर आपको रिसीव हो रहा है नॉन रिलेटिव को, मान लीजिए नॉन रिलेटिव से रिसीव हो रहा है, नॉन रिलेटिव से यानी कि आपके कजिन से आपको मिल रहा है या आपके कोई फ्रेंड से आपको पैसा मिल रहा है, तो उसके लिए क्या लिमिट है। अच्छा ये जो पैसा आपको मिल रहा है
यानी आ रहा है लेकिन आप दे कुछ नहीं रहे हैं, आपको 5 लाख रुपया है, इसके सामने आपने रिटर्न में कुछ नहीं दिया, तो उस केस में ध्यान रखिएगा टोटल अमाउंट जितना भी आपको 50,000 से ज्यादा आ रहा है एक साल में, वो आपका लिए टैक्सेबल हो जाएगा। मान लीजिए आपने फ्रेंड ने आपको 1 लाख रुपया दिया है, वापस आपने 1 लाख रुपया कभी भी उसको वापस नहीं दिया, ये गिफ्ट अगर हो गया तो ये 1 लाख पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स रेट लगाया जाएगा। अच्छा, पूरे के पे लगेगा, ऐसा नहीं है कि 50,000 छोड़ के बाकी 50,000 पे लगेगा, पूरे पे आपका टैक्सेबल होगा स्लैब रेट। न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम जो भी है उसके हिसाब से आपको टैक्स देना होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अच्छा, ये कब अप्लाई नहीं होगा? अगर आपने कैश रिसीव किया या बैंक से रिसीव किया है, चाहे आपने रिलेटिव से अगर रिसीव किया है या मैरिज के दौरान विल में इनहेरिटेंस में किया है तो पूरा एग्जेम्प्ट है। अच्छा, कोई नॉन रिलेटिव है, फ्रेंड है, मैरिज इनहेरिटेंस विल में भी मिल रहा है तो उसके लिए भी एग्जेम्प्ट है। रिलेटिव से अगर आपको मिल रहा है, कैश में मिल रहा है, बैंक से मिल रहा है, आपके लिए पूरा एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्सेबिलिटी यहां पर नहीं आती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक फ्रेंड से आपको 30,000 रुपए जून में मिले, फिर 25,000 रुपए दिसंबर में मिले, टोटल 55,000 रुपए मिले। एक फ्रेंड हो, 2 फ्रेंड हो, सभी को मिलाकर देखना 50,000 से क्रॉस कर गया, यहां पर आपका पूरा 55,000 रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, मल्टीपल फ्रेंड से आपको मिले, फ्रेंड ए से फ्रेंड बी से आपको 50,000 से ज्यादा मिला है, 65,000 रुपए मिले, पूरा आपका टैक्सेबल होगा। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको 45,000 रुपए मिले एक फ्रेंड से पूरे साल में, 50,000 से कम है तो यहां पर टैक्सेबल नहीं होगा। लास्ट एक देख लेते हैं कि यहां पर कैश जो है वो 3 लाख रुपए आपको मिले हैं एक फ्रेंड से। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर नॉन रिलेटिव है तो ये 3 लाख टैक्सेबल भी होगा, और क्योंकि 2 लाख क्रॉस कर गया है तो 100% पेनल्टी इस पर लगेगी। तो दोनों चीजें लग जाएगी। अगर नॉन रिलेटिव से लिया है, रिलेटिव से लिया है तो पेनल्टी लगेगी लेकिन टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि हम गिफ्ट नहीं लेते हैं, हम यहां पर लोन ले लेते हैं, तो उसके लिए भी लिमिट रखी गई है। अगर आप कैश लोन लेते हैं, वापस रिपे करते हैं तो क्या लिमिट दी गई है या ये समझते हैं? कैश लोन यहां पर जो है 20,000 रुपए से ज्यादा, चाहे वो आप रिलेटिव हो नॉन रिलेटिव हो, साफ कहा गया सेक्शन 185 अब हो गया 269SS, और पहले था 269T रिपेमेंट के लिए, अब हो गया 188। तो यहां पर आप कैश लोन जो है वो 20,000 से ज्यादा नहीं ले सकते। आप चेक में ले सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट से ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से कर सकते हैं, ECS के थ्रू, NEFT हो गया, RTGS, IMPS, UPI, इन माध्यम से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन कैश में नहीं कर सकते। अगर करोगे तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा 100% पेनल्टी लग जाएगी। आपने फ्रेंड से जो वो 50,000 रुपए ले लिए, 20,000 रुपए से ज्यादा है, कैश लोन ले लिया, तो ये पूरा 50,000 की आपको पेनल्टी लग जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, चाहे फ्रेंड से लिया, चाहे अपने फादर से ले लिया लोन, मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए का ले लिया, तो ये पूरा का पूरा 100% आपको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। तो आपने किसी से भी ले लिया, चाहे रिश्तेदार हो, नॉन रिलेटिव हो, लोन अगर आपने लिया हुआ है और वो 20,000 से ज्यादा है या रिपेमेंट कर रहे हैं वापस, तो उस केस में 100% पेनल्टी आपको लगा दी जाएगी। अब आ जाते हैं अपने फाइनल लिमिट में कि लिमिट कितनी है सर, वो हमें बताइए। कैश में कितना ट्रांजैक्शन हम रिलेटिव से कर सकते हैं? रिलेटिव नॉन रिलेटिव दोनों की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर आप बैंक ट्रांसफर की बात करें, चाहे UPI हो, NEFT, RTGS, नेट बैंकिंग, चेक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन मोड से अगर बात करें, तो रिलेटिव से अगर बैंक से करते हैं, अगर आपके फादर ने बैंक अकाउंट में आपके 50 लाख रुपए डाले हैं, वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो बैंक के थ्रू आप कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब बात करते हैं नॉन रिलेटिव की। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा, बैंक की बात करिए हमने, अभी कैश की बात नहीं करिए, आगे हम कैश की बात करेंगे रिलेटिव को लेकर। नॉन रिलेटिव है, बैंक से और कैश में अप टू 50,000 तक करते हैं। अगर आप नॉन रिलेटिव से अगर आप लेते हैं, चाहे बैंक से ले रहे हैं, कैश से ले रहे हैं, 50,000 तक ले रहे हैं, कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा। नॉन रिलेटिव से अगर आप बैंक से या कैश से 50,000 से ज्यादा ले रहे हैं लेकिन 2 लाख के अंदर ले रहे हैं, टैक्स आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से लग जाएगा, क्योंकि 50,000 से क्रॉस कर गया है। अच्छा, जितने भी रिलेटिव है सभी को मिलाकर। अच्छा, नॉन रिलेटिव से सिर्फ बैंक से अगर आपने 2 लाख से ज्यादा लिया है, तो जितना भी आपने लिया होगा टैक्स स्लैब के हिसाब से जो भी टैक्स रेट आएगा उस पर टैक्स देना होगा। अच्छा, नॉन रिलेटिव से अगर आपने कैश में ले लिया 2 लाख से ज्यादा, तो टैक्स तो लगेगा, यहां पर आपको पेनल्टी भी साथ में लग जाएगी। 5 लाख रुपए आपने नॉन रिलेटिव से लिया है, गिफ्ट अगर हो गया ये, तो 5 लाख पे टैक्स तो वसूल किया जाएगा, साथ में 5 लाख की पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी। तो ये नॉन रिलेटिव का हो गया। रिलेटिव का हमने बता दिया बैंक के रिलेटेड। अब रिलेटिव के अगर आप कैश लेते हैं तो ध्यान रखिएगा 1,99,999 पर रिलेटिव से आपको लेना है। मदर से लेना है तो 1,99,999 लेना है, फादर से लेना तो इतना लेना, ब्रदर से लेना तो इतना लेना है। इससे अगर क्रॉस करोगे तो फिर आपको यहां पर 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर आपने कैश में रिलेटिव से ले लिया, तो उस केस में आपको यहां पर जो है पेनल्टी लग जाएगी। अच्छा, ये रिलेटिव है, नॉन रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव से अगर आपने कैश में लिया 2 लाख रुपया उससे ज्यादा, एग्जेम्प्ट तो रहेगा, टैक्स नहीं लगेगा,
लेकिन यहाँ पर पेनल्टी आपको 100% लग जाएगी। तो ध्यान रखिएगा आप कितना रिसीव कर सकते हैं कैश में रिलेटिव से 1,99,999 पर रिलेटिव हमने बोला है, पर रिलेटिव। अच्छा ये भी आपको ध्यान रखना है पूरे साल में आपको 10 लाख से ज्यादा कैश अगर जमा करने जाएंगे बैंक में तो वहां पर भी रिस्ट्रिक्शन है, तो वो भी आप ना करें। अच्छा पर डे ये लिमिट रहती है, सिंगल ट्रांजेक्शन हो गया ये आपका, ये जो 1,99,000 है पर डे के हिसाब से भी देखा जाएगा, सिंगल ट्रांजेक्शन के हिसाब से भी देखा जाएगा। आइए अब बात करते हैं इनकम टैक्स की नोटिस कैसे आती है, क्यों आती है। तो यहां पर ज्यादातर दो चीजें होती है रिलेटिव के केस में। पर रिलेटिव के केस में देखेंगे हम पर डे ट्रांजेक्शन और सिंगल ट्रांजेक्शन, इन दो को ही लेकर यहां पर नोटिस आती है। टैक्स पेयर हमेशा पर डे को यहां पर जोड़ देता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ये आपका पर डे ट्रांजेक्शन नहीं है, ये आपका सिंगल ट्रांजेक्शन है। मान लीजिए आपने 4 दिन के अंदर अलग अलग दिन के अंदर 1.5 लाख रुपए डाले हैं, आप कहते हैं 1.5 लाख रुपए 2 लाख से अंदर है, ये पर डे ट्रांजेक्शन है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है नहीं ये सिंगल ट्रांजेक्शन है, आपने 2 लाख की पेनल्टी बचाने के लिए 1.5 लाख रुपए अलग अलग दिन में डाले, हम इसे सिंगल ट्रांजेक्शन मानेंगे। तो इसी को लेकर जो है वो लिटिगेशन होते हैं ज्यादातर। तो यहां पर जो टैक्स पेयर है वो पर डे के हिसाब से चलता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा उसे सिंगल ट्रांजेक्शन मानने की कोशिश करता है। आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए 365 दिन है और आपने ये 1,99,999 रोज डाल रहे हैं, यानी आपने टोटल कितना डाल दिया, 7,30,00,000 रुपए कैश जमा कर दिए। क्या यह पर डे हो जाएगा, क्या यह पर डे माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, गलत है। आप रोज ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं या ज्यादा वॉल्यूम में कर रहे हैं तो वो आपका सिंगल ट्रांजैक्शन डिपार्टमेंट पकड़ लेगा। अच्छा कई लोग 12 महीने हर महीने जो है वो 2-2 लाख रुपए डाल रहे हैं, 24 लाख रुपए आपने डाल दिए, क्या ये सही है, ये भी गलत है। आपने 24 लाख रुपए यूज कैश डाला, ध्यान रखिएगा कैश जितना कम हो उतना आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचा के रखेगा, नोटिस से बचा के रखेगा। अगर आपने कैश में ज्यादा किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे सिंगल ट्रांजैक्शन मानेगा, भले ही आपने अलग अलग दिन में 2-2 लाख रुपए क्यों ना डाले हो। अच्छा यहां पर देखते हैं 3 महीने में यानी 2-3 महीने में आपने 2-2 लाख रुपए डाले हैं, 6 लाख रुपए डाले, कम डाले हैं, ठीक है ये चल सकता है। यहां पर डिपार्टमेंट आपको छोड़ सकता है कि भाई ठीक है आपके पास पैसा आया होगा, 2-2 लाख रुपए कम आया होगा, उस समय आपने डाला है, आपने कोई यहां पर इंटेंशन नहीं थी। एग्जाम्पल के तौर पर सोर्स यहां पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोर्स के बेसिस पर आपने पर डे किया है या सिंगल ट्रांजैक्शन है ये डिपेंड करता है। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल बहुत बढ़िया है। प्रॉपर्टी बेची थी आपकी माता ने अप्रैल 2025 में और कैश यहां पर रिसीव हुआ था 20 लाख रुपया, हालांकि 20 लाख अलाउ नहीं है लेकिन ये हमने एग्जांपल लिया हुआ है। अच्छा सन ने यहां पर जो है कैश गिफ्ट जो है वो मिला है मदर से, अच्छा 20 लाख रुपया अप्रैल महीने में ही मिल गया था, तो अप्रैल में ही 20 लाख रुपया ले लिया था। लेकिन यहां पर बैंक में जब डिपॉजिट करने गए तो उन्होंने क्या किया, 10 मई को 1,80,000 जमा कर दिया, 15 जून को यहां पर 1.5 लाख जमा कर दिया, फिर 30 सितंबर को जो है 1,95,000 जमा कर दिया। ऐसे करके 3 बैंकों में 9 लाख, 5 लाख और 6 लाख रुपए जमा कर दिए। तो डिपार्टमेंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी का पैसा तो आपको पहले मिल चुका था, आपने तो यहां पर 269 ST यानी 186 को बचाने के लिए 2 लाख की पेनल्टी ना लगे इस वजह से अलग अलग डेट में पैसे डाले हैं, ये आपका सिंगल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका सिंगल ट्रांजैक्शन समझ लेगा और यहां पर आपको 100% पेनल्टी लगा देगा। लेकिन अगर आप ध्यान रखिए, ये एक ट्रांजैक्शन और मैं बताता हूं, एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए किसी की 5 फिक्स डिपॉजिट है डिफरेंट मंथ की, अप्रैल, अगस्त, नवंबर, जनवरी, मार्च, ये सभी की सभी मैच्योर हुई, अलग अलग डेट में पैसा जो है वो रिसीव हुआ, फादर की FD थी, डॉटर को गिफ्ट किया गया एंड डॉटर ने यहां पर डिपॉजिट कर दिया सेविंग बैंक अकाउंट में, या तो उस दिन नेक्स्ट डे में या 2-3 दिन के अंदर जो है जैसे ही FD मैच्योर हुई पैसा डालती गई। कैश डिपॉजिट यहां पर कर दिया 8,10,000 रुपया अप्रैल में, अगस्त में, नवंबर में, अलग अलग डेट में जैसे जैसे मैच्योर होती गई वैसे वैसे कैश डिपॉजिट करती रही। तो यहां पर आपका सिंगल ट्रांजेक्शन कंसिडर नहीं किया जाएगा, यहां पर आपका, क्योंकि यहां पर आपका सोर्स मजबूत है। यहां पर आप देख सकते हैं कि सोर्स जो है वो यहां पर मजबूत है, आपको अलग अलग दिन में पैसा मिल रहा है, ये कोई आपकी इंटेंशन नहीं थी, ये आपकी इंटेंशन नहीं थी 269 ST को बचाने के लिए, ये आपको 2 लाख की पेनल्टी ना लगे इसके वजह से आपने ये कोई जानबूझ के ट्रांजैक्शन नहीं किए, ये सोर्स आपका मजबूत है। अगर आपका सोर्स मजबूत है, पहले एग्जांपल में हमने देखा था एक दिन में ही आपको मिल गया था, लेकिन आपने बचाने के लिए जो अलग अलग दिन में पैसा डाले हैं, तो यहां पर डिपार्टमेंट जो कहेगा कि ये सिंगल ट्रांजैक्शन माना जाएगा और 2 लाख से ज्यादा है, 20 लाख की रिसीव आपने किया, 20 लाख पर पेनल्टी लगेगी। लेकिन यहां पर डिपार्टमेंट को लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पेनल्टी, क्योंकि आपके पास प्रॉपर प्रूफ है कि आपके पास हर एक FD जो मैच्योर हो रही है उसके बाद आप पैसा डाल रहे हैं। तो ये कोई इंटेंशन नहीं है, जब इंटेंशन नहीं है तो सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा।
ये इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन माना जाएगा और पर डे ट्रांजैक्शन मान के आप पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी अगर 2 लाख से अंदर है। तो इस तरह से जो है वो आपको कैश को जो है मैनेज करना पड़ता है। कभी भी ध्यान रखिएगा, आपके सिंगल ट्रांजैक्शन मान सकती है अगर डिपार्टमेंट को लगता है आपका सोर्स सही नहीं है। हमेशा डोनर का जो सोर्स है वो देखा जाता है। तो डोनर का जो सोर्स है, यहाँ पे फादर का जो सोर्स है वो प्रॉपर था कि एक तो उन्होंने पेमेंट करी थी, एफडी थी, अलग अलग एफडी करवाई हुई थी, तो यहां पर सोर्स प्रॉपर था डोनर का। मदर के केस में डोनर का सोर्स प्रॉपर नहीं था, तो वहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं।